बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहुत ही प्यारी सुबह का आगाज़ आज एक मरतबा फिर से हो चुका हुआ है। हफ्ते का दिन है और ज़बरदस्त तरीके से आज इस पूरे दिन को स्पेंड भी किया जाएगा और इसके साथ साथ वीकेंड को भी भरपूर तरीके से इंजॉय किया जाएगा। मगर जब हम इंजॉय करने की बात करते हैं तो तमाम उन चीज़ों के हवाले से भी बात करते हैं जो रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब लोगों को अता की हैं। वो तमाम नेमतें जो हमारे आस पास मौजूद होती हैं, वो तमाम नेमतें जिनको इंजॉय करने के लिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी दिन हमें फ्री मिल रहा हो तो उन तमाम नेमतों को भरपूर तरीके से इंजॉय भी किया जा सके। बहुत सारी नेमतें हैं अल्लाह ताला की, अगर कहाँ पर कहीं पर भी हमारी नज़र उठती है तो हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए कितनी बेशबहा नेमतों का ज़ख़ीरा है जो छोड़ा हुआ है। और कई उसमें से ऐसे हैं जो कि शुक्र बजा लाते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि नाशुक्रापन करते हैं। वो तमाम नेमतें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हो सकती हैं, वो फलों की शक्ल में हो सकती हैं, वो माहौल की शक्ल में हो सकती हैं, वो रिश्तों की शक्ल में हो सकती हैं, वो हर चीज़ से मुताल्लिक हो सकती हैं जिससे भी हमारी ज़िंदगी जो है वो सैर हो रही हो। तो तमाम नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। और ख़ास तौर पे जब हम माहौल के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो इस माहौल को बहुत ही प्यारा खूबसूरत बनाने के लिए जा बजा दरख्त हमें नज़र आते हैं, सब्ज़ा नज़र आता है, हरियाली नज़र आ रही होती है। तो इसको इंजॉय करने की हमें ज़रूरत होती है, इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने की ज़रूरत होती है। मगर इसके साथ साथ इनका ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। जिस तरह से दरख्तों की बात आती है, सब्ज़े की, कहते हैं कि सुबह सवेरे उठ के अगर नंगे पाँव आप शबनम के क़तरों के ऊपर चलते हैं वो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। उससे आपकी सेहत बहाल होती है। सुबह सवेरे उठ के जो है सब्ज़ा देखना आपकी आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसके अलावा जब हम दरख्तों की बात करें तो दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये तमाम नेमतें हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला ने जो है वो बेसरत पैदा नहीं किया। हर चीज़ का एक मकसद है। उस मकसद को अगर हम लोग समझ जाए तो हमें यकीनी तौर पर एहसास होगा कि वाकई अल्लाह ताला ने हम सब लोगों के लिए कितनी नेमतें हैं। वो रिश्ते भी हैं हमारे जिनकी हम बेकदरी कर जाते हैं, वो रिश्ते भी हमारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये सारी कायनात में अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें, ज़बरदस्त किस्म के रिश्ते, ज़बरदस्त किस्म का माहौल, हर खूबसूरत चीज़ पैदा की है, तो उन तमाम चीज़ों का शुक्र बजा लाएँ। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। और शुक्र एक और चीज़ का भी हमें बजा लाना चाहिए कि रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को तमाम मौसम अता किए हैं जिनको हम भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर लेते हैं। जिस तरह से गर्मियाँ आती हैं उनको भी इंजॉय करने का बहुत सारे लोग हैं प्रेफर कर रहे होते हैं जी गर्मियों का मौसम रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं बाहर का मौसम आता है उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं ख़िज़ा का मौसम जो है थोड़ा उदासी वाला होता है, मगर बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी मेरा दिल चाह रहा होता है कि उन खुश्क पत्तों के ऊपर चला जाए तो वो भी आपको अच्छा लग रहा होता है। इसी तरह से सर्दियाँ हैं जिनका इंतज़ार तो मेरा ख्याल है सबको रहता है। तो ये सारे मौसम इंजॉय करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। और इन सारे मौसमों में अब चूँकि सर्दी का मौसम आने वाला है तो उसके लिए मौसम का दर्जा हरारत आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपको बता देते हैं कि आज सारे दिन में क्या सूरत हाल रहेगी। तो लाहौर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 18 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद का मौसम जो है वो भी अच्छा है, खुशगवार है। मैं हसीन कहूँ तो वो भी बिल्कुल सही रहेगा, खुशगवार कहूँ वो भी सही रहेगा, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर आज सारा दिन में कम से कम दर्जा हरारत 16 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची खबरें बेहतर है मौसम के लिहाज से आज, और कराची में जो कम से कम दर्जा हरारत है पूरे दिन का वो तो 25 होगा और मैक्सिमम 37 डिग्री तक जाएगा। और अभी पेशावर की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पेशावर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 16 है और 29 डिग्री मैक्सिमम रिकॉर्ड किया जाएगा। वाह भाई, कोयटा तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। कोयटा का जो मौसम मेरे पास इस वक्त है वो मैं आपको बता देती हूँ। कम से कम दर्जा हरारत कोयटा का आज पूरे दिन में 9 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हमेशा की तरह आज़ाद कश्मीर ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का मौसम है। आज़ाद कश्मीर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 8 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।
तमाम हीरोज़ को हम सलामी अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो चूँकि अपने हीरोज़ से मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं, ये तो वो हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हम सब के सुकून के लिए, मगर उन हीरोज़ की बात भी करेंगे जो अभी भी सरहदों पर मौजूद हैं हमारे सुकून, हमारे आराम के लिए, और अपनी जानों की परवाह किए बगैर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हम सब की हिफाजत कर रहे हैं, इस धरती की हिफाजत कर रहे हैं। मगर इस हिफाजत में रोड़े अटकाने के लिए जो भारतीय आर्मी जा बजा ये खिलाफ वर्जियाँ करती है, जा बजा मुख्तलिफ किस्म की गीदड़ भपकियाँ करने की कोशिश करती है, इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। और आज क्योंकि 26 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर की तारीख, इसको भी हम मद्देनज़र रखेंगे। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क में जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, यौम स्याह जो है वो भी मनाया जाएगा। मगर इसके साथ साथ आपने देखा होगा तकरीबन 11 से 12 घंटे पहले पाकिस्तान के जो तर्जुमान है मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, पाक आर्मी के जो तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से एक रात को ट्वीट भी किया गया कि जो भारतीय बयानात हैं, आर्मी चीफ के जो बयानात हैं, एक आर्मी चीफ का रिस्पॉन्सिबल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, मगर यहाँ पर गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी जाती है, गैर जिम्मेदारान किस्म के बयानात दिए जाते हैं, जिसका मुँह तोड़ जवाब DG ISPR की जानिब से एक ट्वीट के जरिए भी दिया गया। ये ट्वीट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और बताया गया है कि गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं जो कि खित्ते के अमन को तबाह कर सकते हैं, मुतासिर कर रहे हैं। इनके बयानात इनके ही अपने जो सियासी मास्टर्स हैं इंडिया के, उनके इंतखाबी मफादात के लिए हैं, मासूमों के खून से रंगे हुए हैं इनके बयानात। और जा बजा जो इस किस्म की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान हालांकि सबूत के साथ और मुकम्मल एतमाद और हौसले के साथ हर बात का जवाब भी दे रहा है, मगर उसके बावजूद भारतीय आर्मी की तरफ से इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात किस चीज़ के अक्कास से, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर हमारा आर्मी चीफ इतना रिस्पॉन्सिबल है, हमारी फ़ौज इतनी रिस्पॉन्सिबल है, तो किसी भी मुल्क की फ़ौज इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है जिस तरह से ये भारतीय आर्मी चीफ जिस किस्म के बयानात देते हैं। हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे, उन्हीं से इनके मामलात के ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच हमें सुबह पाकिस्तान में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगी, सवालात करूंगी, भारतीय आर्मी चीफ के इशू के ऊपर भी बात करूंगी। ये जो 27 फ़रवरी की अगर तारीख हम देख लें तो ये तो अभी इंडिया भूला नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक एक मरतबा फिर से बातें कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल की फिर से खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो गई हैं। ये भारतीय आर्मी चीफ और भारतीय फ़ौज का मसला क्या है आखिर? देखें, बेसिकली बात यह है कि भारतीय आर्मी चीफ इस वक्त बिल्कुल बुखलाहट का शिकार हैं। उनकी फ़ौज अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है। दे आर यूज्ड टू ओनली किलिंग इनोसेंट कश्मीरी औरतों, बूढ़ों, बच्चों को ये मार सकते हैं। बेसिकली तो वजह ये है। उसके बाद सेकंड यहाँ से आप देखें तो फिर उसके बाद 27 फरवरी को जो इनको शर्मिंदगी उठानी पड़े, जिस तरीके से इनके जहाज़ गिरे और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स से वार्निंग शॉट्स पर चीफ आर्मी स्टाफ बैठे थे, वो बड़ा ख़तरनाक था। इन चीज़ों को देखें तो फिर मालूम होता है कि इनकी फ़ौज बहुत ही अनट्रेंड है। और फिर पाकिस्तान फ़ौज ने अपना लोहा मनवा लिया, किस तरीके से हमने उनके जहाज़ गिराए, उसके बाद उनके पायलट को वापस किया, फिर हमने अमन का पैगाम दिया कि अभी भी वी वांट पीस, वी डोंट वांट कि इस एरिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से खित्ते में जंग के शोले भड़क उठें। ये बात की गई। इसको देखते हुए अब हमने इसीलिए उसके बाद अब जब से ये बयान दे रहे हैं, कभी भी आर्मी चीफ ऐसे बयान नहीं देते जो झूठ पे मबनी हों, उसके बाद अपनी फ़ौज को गुमराह कर रहे हों। फ़ौज के जवान हंसते होंगे इनके ऊपर कि जी कैसे हम ये बात करते हैं कि क्या, और फ़ौज को पता है कि हमने कोई फायरिंग नहीं की है, कोई हमने क्रॉस बॉर्डर जाके वहाँ पे जूड़ा में या जो बाकी जगहों पर फायरिंग की है, वहाँ कुछ नुकसान नहीं किया, बल्कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद टेली फॉर फायरिंग की, जिससे वहाँ की औरतें, इनोसेंट बच्चे शहीद हुए। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के DG ISPR ने तमाम सफारतकारों को वहाँ ले गए और ला के दिखाया कि देखें यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने जुल्म किया है, घरों पे फायरिंग की है, औरतों बच्चों को शहीद किया और कोई नुकसान नहीं किया, और यहाँ तक कि आप जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना झूठ बोलते हैं। ये आर्मी चीफ ख़ास तौर पे सिर्फ इलेक्शन के लिए हरियाणा में और एक दो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, वहाँ की ये इलेक्शन कैंपेन में उनको जान के अपनी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं और चाहते ये हैं कि ये शायद 5 स्टार जनरल बन जाए, 8 उनके डिफेंस चीफ बन जाए। ये उनकी कोशिश है बनने के लिए। लेकिन इससे जितनी उनको शर्मिंदगी हुई इस इंटरव्यू के बाद और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे पे कोऑर्डिनेट्स भी हैं, लैटिट्यूड्स भी हैं, हमने सारे नुकसान पहुँचाए, इतने दहशतगर्द मार दिए, इतने हमने साथ वहाँ पर वो जो है फायरिंग कर दी है, दहशत और
फौजी हमारे शहीद किए हैं, सारी चीज़ें खुल गई। इस मेरे ख्याल में आप पूरी दुनिया पे हंसती है, पूरी दुनिया के इस पे एतबार ख़त्म हो गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक तो जिस तरह से आपने कहा था कि ये भारतीय आर्मी चीफ सिंगल पर्सन है जो पूरी भारतीय फौज को गुमराह कर रहे हैं, भारतीय फौज को तो गुमराह कर रहे हैं, ये अपनी पूरी आवाम को, पूरी भारतीय आवाम को भी गुमराह कर रहे हैं। और बारहा हमारी तरफ से अमन की बात की जाती है, बारहा कहा जाता है कि हमारी अमन की जो कोशिशें हैं उनको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, और बार बार इन लोगों को जवाब भी दिया जाता है, सबूतों के साथ दिया जाता है। आप मुझे ये बताएं कि भारत की अगर बात करते हैं तो बहुत बड़ा ये मुल्क है, इसकी भारतीय आर्मी का जो चीफ है या भारतीय आर्मी की अगर बात करें तो ये रोक क्यों बन गई है? इन लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि आपको तरीके से, सरीके के साथ आगे बढ़ना होगा? देखें, रोग इसलिए बन गई है कि ये इनको अमेरिकन का इंटरेस्ट है, वो साउथ चाइना सी में इनको लेके आना चाहते हैं पुलिसमैन के तौर पर चाइना के खिलाफ, सीपैक के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर चाहते हैं। दुनिया के तजारती इंटरेस्ट इस मुल्क के अंदर है, जिसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें करते हैं। फिर ये कि रोग अपने आप हैं, ये कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट अ फाइटिंग आर्मी। ना इनके पास ऑब्सोलेट वेपन्स हैं, ऑब्सोलेट जहाज हैं। अभी ये राफेल के लिए मिन्नतें करें, एक जहाज लेके बड़े खुश हो रहे हैं। और फिर इनको ये आदत हो गई, फौज में गरीब मजलूम औरतों, बच्चों, औरतों को शहीद करते हैं और ये बड़े खुश होते हैं। सिर्फ ये फौज ये काम कर सकती है, ये लड़ाका फौज नहीं है। पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डेंड है। हमने 35 ईयर से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े हैं और मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी है। दुनिया के लोग अपनी आर्मी को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इनकी फौज में हमने सोशल मीडिया पे देखा होगा कैसे शोर मचाते हैं, वहाँ पर इनके खिलाफ बातें करते हैं। इनका ट्रुप्स को, इनके कमांड के ऊपर एतबार ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये फौज कैसे लड़ सकती है? ये जब होते हैं फिर इनको कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें करके डराने की कोशिश करते हैं, जबकि इनको पता है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के पास वेपन सिस्टम और पाकिस्तान की फौज बहुत लड़ाक है। और याद रखिए, it is the man behind the gun, it is not gun behind the man. That's the basic difference. I agree. मुझे स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे होते हैं, मगर इसमें हुकूमत ऑपोजिशन दोनों को मिलकर आगे बढ़ना होता है। अभी जो धरने की सूरत हाल बन रही है, कहा गया तमाम पार्टीज मौलाना साहब के साथ एक हो गई हैं और कहा गया कि डी चौक तक तो नहीं जाएंगे, मगर हमें आने दिया जाए, प्रोटेस्ट करने दिया जाए, एहतजाज के। इस धरने का मकसद क्या है? वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा इसका मकसद है? मुल्क के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना इसका मकसद है? या फिर आपको लगता है कि सिर्फ अपने मफादात के लिए मुल्क को बैरूनी महाजों पर भी कमजोर करने की एक मकसद है इसका? देखिए सरवत, बेसिकली बात यह है कि ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। देखिए, पाकिस्तान का बड़ी मुश्किल थे जब आर्मी चीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में खिताब किया तो बड़ा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का बताया। बिल्कुल। उसके बाद अभी यहाँ पर आपने देखा बरतानिया का शाही जोड़ा मिल होके गया है, क्रिकेट टीम यहाँ से होके गई है। ये फिर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है। इनको देखें तो ये इस वक्त बड़े हालात बेहतर हो रहे थे। ये इंडिया के एजेंडे पर, उनके ये नैरेटिव के ऊपर चल रहे हैं। उनका नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी लेकर आएँ, पाकिस्तान में ये डंडा बरदार फौज नजर आ रही है। ये क्या मैसेज दे रही है दुनिया को कि पाकिस्तान में अभी भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट मौजूद हैं। जो हमने टेररिज्म खत्म किया था वो भी खत्म नहीं हुआ, और जो उनकी अप्रीहेंशन हैं कि वो किसी वक्त भी ये रिलीज एलिमेंट, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट पर कब्जा कर सकते हैं, ये फिर दोबारा से ताज़ा कर दिया है। इन्होंने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि आप सोच नहीं सकते। और फिर उसके बाद FATF के अंदर भी जो बात हुई थी, अब देखें फिर दोबारा इन्होंने वही बातें की हैं कि डंडा बरदार फौज, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, रिलीजियस एलिमेंट, फिर मनी लॉन्ड्रिंग, सारी चीज़ें उसी तरह की जारी। क्योंकि ये दुनिया, अभी आपने बताया होगा, DG ISPR ने भी, इवन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी लिखा है कि दुश्मन ने $1 मिलियन दिया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कि वो इस जुलूस में शामिल होकर किसी रिलीजियस लीडर को टारगेट कर सकते हैं। अब आप देखिए इससे कितनी बड़ी अफरा तफरी होगी, कितनी इंस्टेबिलिटी होगी, कितने हालात ख़राब होंगे, और पाकिस्तान को इंटरनल मईशत की प्रॉब्लम है, सब चीज़ें दोबारा शुरू हो जाएंगी। इसलिए मेरे ख्याल में जितना इन्होंने नुकसान पहुँचाया, किसी ने भी नुकसान नहीं पहुँचाया।
सही, ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और सवाल है, वो भी बड़ा ज़रूरी है, वो इस धरने से रिलेट ही करेगा। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक़ बात करूंगी। जब तक वो जेल के अंदर थे तो बातें हो रही थी कि एहतजाज किया जाएगा, मौलाना साहब सबको एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई भी इनके साथ देने को उस तरह से तैयार नहीं था। हुकूमत भी फिर अलग अलग मुज़ाकरात कर रही थी, बात करना चाह रही थी तमाम पार्टियों के साथ, मगर जब से नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक़, उनकी बीमारी से मुताल्लिक़ खबरें ज़ीनत बन रही हैं मीडिया की, तो उसके बाद से हमने देखा ये एहतजाज और धरना पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। अगर मियां साहब बाहर चले जाते हैं तो फिर इस धरने या इस एहतजाज में कितनी हवा बाकी रह जाएगी? देखिए, धरने का जवाब अभी भी कोई नहीं है। होता यह है कि जब भी आपने कोई एक काम करना है उससे पहले आप एक एजेंडा बनाते हैं, आप इनमें पॉइंट देते हैं हुकूमत को जी कि मेरे ये पॉइंट्स हैं, ये सॉल्व करें वरना हम धरना देंगे। ये तो इन्होंने किया नहीं है। सेकंड ये कि मियां साहब को जाने का मुझे अभी भी यकीन है कि जा सकते हैं। वजह यह है कि ये मुजरिम है, इनको सज़ा हुई है अजीज़िया केस में 7 साल की जी, और पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप किसी कैदी को जो सज़ा याफ्ता हो, जेल में हो, उसको मुल्क से बाहर जाने दें इलाज के लिए, जबकि पाकिस्तान में तमाम फैसिलिटीज़ हैं। इसलिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एक तो ये बात है। नंबर 2 बात ये है कि अगर ये जाने का हो जाता है तो फिर तो धरने का वैसे भी चांस नहीं। अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि इवन PMLN के दरमियान में बहुत डिवाइड है, और इसी तरीके से आप देखें तो पीपल्स पार्टी में भी डिवाइड है, और मौलाना को वैसे भी सख्ती की जाएगी। इनकी आपने देखा होगा अंसारुल इस्लाम को पहले ही कलअदम करार दे दिया गया है। ये इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे, इस्लामाबाद पहुंच नहीं सकेंगे, और वैसे भी ब्रिगेडियर साहब के साथ वो इतना अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, लेकिन जितने भी हालात जिस और भी जाएं, मुल्क के मफादात के लिए होने चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए होनी चाहिए, हमारी मजबूती के लिए होनी चाहिए। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मुझे बहुत सारे अहम सवालात हैं जो करने हैं और बहुत सारी वजूहात जाननी है आप लोगों से, क्योंकि हम और आप, हम सब लोग मिलकर उस मुआशरे को तरतीब देते हैं जो शायद कुछ लोगों के लिए है और कुछ मुख्तलिफ नज़र आने वाले लोगों के लिए नहीं है। आज मैं बात करने जा रही हूँ छोटे कद के बहुत बड़े लोगों की, जो यकीनी तौर पे बहुत बड़े हैं, मगर हमारा मुआशरा इनके लिए किस तरह से मसाइल खड़े करता है, इनके लिए किस तरह से परेशानियाँ खड़ी करता है। और मैं सवाल ये आप लोगों से भी करूँगी और आप लोग इसका जवाब भी देंगे, फ़ोन करेंगे, कॉल मिलाएंगे, हमसे बात करेंगे, जवाब भी देंगे कि जो छोटे कद के बहुत बड़े बड़े लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, इनका जुर्म क्या होता है, मुआशरा इन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, मुआशरा इनके तस्लील क्यों करता है, मुआशरा अजीबोगरीब बातें क्यों करता है, मुआशरा अजीबोगरीब बातें और जुमले क्यों कसता है। मैं बात करूँगी कि आखिर इनका जुर्म क्या है। मैं छोटे कद के इन बड़े लोगों का तारुफ भी आपसे कराऊंगी और बताऊंगी कि मेरे साथ आज सेट पे वाकई कितने बड़े लोग मौजूद हैं और जिनकी मौजूदगी मैं समझती हूँ, जिस तरह से मैं अपने हर मेहमान को यहाँ पर वेलकम करती हूँ, तो मेरा ख्याल है मैंने जितना भी इस शो को किया, जितना भी लोगों से बात की, जितने भी मेहमानों के साथ तारुफ आपका करवाया, आज मेरे दिल को वाकई ही सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरे सेट पे एक ऐसे रोशन सितारे मौजूद हैं, या मेरे साथ इस सेगमेंट में ऐसे रोशन सितारे मौजूद हैं जिनसे बात करना मुझे, मेरा ख्याल है कि किसी ईद से कम नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं उनसे, उनका तारुफ भी मैं आपसे करा देती हूँ। मारूफ स्टेज अदाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हमें नज़र आते हैं, मगर अचानक से ये इतने चुप क्यों हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं। मैं इनका तारुफ करा देती हूँ। जावेद कोडू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी दिली खुशी है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आएँ और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। और इसके साथ साथ जावेद कोडू साहब का बेटा सलमान कोडू भी हमारे साथ मौजूद है। सलमान क्या कुछ करता है भाई, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सलमान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद से हमारे एक और मेहमान हैं, उनसे भी पूछेंगे कि ज़िंदगी की मुश्किलात क्या है, मसाइब क्या है और इनसे टकराना कितना मुश्किल था मगर कर गुजरे। इरफान अली हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया इरफान, थैंक यू सो मच हमें सुबह पाकिस्तान में ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले आगाज़ बहुत बड़े आदमी से होना चाहिए, जावेद कोडू साहब से आगाज़ करते हैं। जावेद साहब, मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, मैंने बहुत सारी बातें पूछनी है आपसे, मगर सबसे पहले जो मेरा मुद्दा है वो बयान कर दूं।
मुझे माशरे के रवैये के बारे में कुछ बताएं कि माशरे का रवैया कैसा होता है। असल में आपने जितना अच्छे तरीके से ये सारा कुछ बताया है, ये एक खुद आपने बड़ा कुछ बता दिया है, लेकिन जो मेरे साथ बीत रही है, जो बीतेगी या जो बीत चुकी है, तो शुक्र अल्लाह का, मैंने कभी अपने आप को छोटा नहीं समझा। मुझे इतनी खुशी होती है, आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं तो अपने नाम के साथ कॉडू क्यों लगवाते हैं फिर आप आप तो हम सबसे बहुत बड़े हैं। मैं जब अल्लाह जन्नत नसीब करे हाजी अलवेला साहब को और जितने भी बड़े बड़े स्टार चले गए हैं या जो, तो हाजी अलवेला साहब ने मेरा नाम ये कॉडू रखा, तो मैंने कहा ये क्या हाजी साहब कर रहे हैं? हाँ। आप क्या दवाइयों जैसा नाम रख रहे हैं? अच्छा तो वो कहने लगे नहीं पुत्र चुप, अच्छा ऐसे नाच बरकत पाएगी। तो फिर अल्लाह का ये करम है कि मैं उनके साथ तकरीबन 7-8 मरतबा यूरोप गया हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, और इंग्लैंड गया हूँ, क्या बात है। अमेरिका कनाडा गया हूँ, मिडिल ईस्ट का तो पता ही नहीं। तो अल्लाह ने, मैं छोटे कद का वाहिद फ़नकार हूँ जिसने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है और सबसे ज़्यादा काम किया है, और मुझे 37 साल हो गए काम करते। तो थिएटर की दुनिया में मेरे जैसा का वजूद बड़ा मायूब समझा जाता था। पहले मेरे जैसी हाइट को लोग अजीब अजीब नामों से अब बुलाते तो थे। जावेद कोडू को लोग तलाश करते हैं भाई, शुक्र अल्लाह ने का, इतनी इज्जत दी है। तो अल्लाह ने पहचान कराने के बाद ये एक इनाम दिया है कि पहले जो कुछ बुरे अल्फाज से आवाज़ें कसते थे ना, अब बड़े कद वाले भी जो थोड़ी सी हाइट जिनकी छोटी होती है मैं ना, कहती हूँ झुक के मिलते होंगे उनको आपसे। कोडू कहा जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लेजेंड बैट्समैन, लेजेंड बॉलर मुश्ताक अहमद साहब, सईद अनवर साहब, इनको भी शरारतन जब मैं जाता था ना स्टेडियम इनको मिलने, वसीम अकरम साहब को, वकार यूनुस साहब को, आकिब जावेद साहब को, एजाज अहमद साहब को, तो वो इनको छेड़ने के मारे ना मुझे जोर जोर से आवाज़ें दे रहे होते थे कि कोडू, तो कह उनको रहे होते। हाँ, सुनाने किसी और की, कहना किसी और का। अच्छा, मैं आपसे और भी बातें करूंगी, मगर सलमान मुझे ये बताएं कि जब इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है तो अमूमी तौर पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कूल में परेशान हो जाते हैं, तालीम थोड़ी मुश्किल हो जाती है, हमेशा इंसान घुटा सा रहने लगता है। आपको मुझे तालीमी सफ़र में बताएं कितनी मुश्किलात पेश आईं और अभी क्या कोई मुश्किल आपको पेश आती है? नहीं, स्कूल लाइफ में तो बहुत मज़ा आता था, सब दोस्त मेरा बहुत साथ देते थे। अच्छा, टीचर्स बहुत प्यार करते थे। वो साथ इसलिए था कि जावेद कोडू के बेटे हो। हाँ जी, देखे ना, फिर सारा क्रेडिट पापा को ही है कि वो ये प्यार इनका इतना, ऊपर से वो टीचर्स प्यार करती थी, सर प्यार करते थे। स्कूल में एक हम दोस्ताना तरीका था। अच्छा। जो कहना है सर हमें ये चाहिए, सर ने उसी टाइम मंगवा देना। उसके बाद फिर पापा ने अपने साथ किया मुझे, फिर यहाँ इस सफ़र में भी बहुत मज़ा आया। ये सफ़र आपका कैसा गुजरा, ये सलमान से पूछेंगे, मगर इरफान भी चूंकि हमारे साथ है तो इरफान की तरफ भी बढ़ते। इरफान, आप मुझे बताएं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल लगती थी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी इरफान, आप मुझे सुन सकते हैं, तो बताइए मुझे कि चूँकि हम छोटे कद के बड़े लोगों की बात कर रहे हैं तो लोग इनके हकीकत को, इनके चेहरों को नहीं पहचानते। हमें सिर्फ लोगों का छोटा कद नज़र आता है, मगर इनका विजन कितना बड़ा ये हम कभी नहीं पहचान पाते। तो आपको अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ मुश्किल पेश आई? जी बिल्कुल, मैं इसी इशू की तरफ आ रहा हूँ कि हमारे माशरे में जो सबसे बड़ा इशू ये है कि वो ऐसे स्पेशल पर्सन्स में डिसेबिलिटी को देखते हैं, जो कि इनमें एबिलिटीज़ हैं उनको वो बिल्कुल नहीं देखते। मेरे साथ हमारी कम्युनिटी में ऐसे ऐसे होनहार और ऐसे ऐसे बेहतरीन और प्यारे प्यारे ज़हीनों के मालिक लोग मौजूद हैं कि जिनकी मिसालें देना दुनिया में जो है ना, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप मिसालें देते हैं तो बहुत कारआमद होगा। और अब सिर्फ हमारे वालिदैन, हमारे स्कूल्स का नाम नहीं, बल्कि हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो सकता है।
बिल्कुल। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग सोचते हैं कि हमारे लिए कोई मसाइल हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी में मुझे देखने वाले तमाम लोग, उनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपनी सोच को बदलें, सब कुछ बदल जाएगा। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं बदल सकता। आप देखें कि आप एक उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि हमारे साथ रवैया बेहतर होगा। अगर आप दूसरों के रवैये के ऊपर रहेंगे तो आप बिल्कुल दबे रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारा अपना एक फाउंडेशन है, मंसूर कुरैशी फाउंडेशन के नाम से, ठीक है। जिसका मैं बज़ाते खुद जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। माशाअल्लाह। और इसके साथ मैं खुद अपनी कंपनी का CEO हूँ, SPR माशाअल्लाह, कंपनी है हमारी। माशाअल्लाह। और देखें कि ये हमारे, अब हम देखें कि अगर हमें जी कोई डिसेबिलिटी है तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये हमारी मनफी सोच हो जाती है। मैं मानती ही नहीं हूँ, मैं मानती नहीं हूँ, मैं मानती नहीं हूँ इरफान, ये कोई माजूरी है, मैं नहीं मानती। अल्लाह ताला ने आपको जहन दिया है, अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल आम बिल्कुल, इंसानों की बिल्कुल, तरह पैदा किया है। देखें हमने कि- ये तो हमारे माशरे में बना लिया ना कि ये डिसेबिलिटी, मैं तो मानती नहीं हूँ कि ये माजूरी है किसी नहीं, की। मैं जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर शख्स मुकम्मल और बहुत खूबसूरत है। बेशक। बस खामी और कमी जो है वो हमारे अपने माशरे की है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मुझे जावेद साहब आप ये बताइए कि जब पहली बार पता चला कि कद नहीं बढ़ेगा तो कैसा लगा? जब पहली दफ़ा करियर के सीढ़ी पर कदम रखा तो कितना मुश्किल लगा कि नहीं यार, मैं तो मतलब टोटल डिफरेंट है, मैं क्या करने जा रहा हूँ? या जब पहली दफ़ा आपकी शादी की बात हुई तो कैसा लगा? जब मैं स्कूल गया ना पहली मर्तबा, तो हमारे टीचर थे गिलानी साहब, तो वो मुझे ना अपने पास बिठाया करते थे। यूं सामने असेंबली हुआ करती थी तो वो मुझे अपने पास बिठाते थे। तो ये 7-8 दिन ऐसे ही मामला चला। अच्छा। तो मैंने एक दिन सर से कहा, मैंने कहा सर मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, आप मुझे अपने साथ बिठा लेते हैं। वो कहने लगे बेटा मेरे साथ देख के सबके जहन में ये आ जाएगा कि इसके साथ मजाक नहीं करना, ये सर जी का दोस्त है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उन्होंने मुझे क्रिकेट खिलवाई और मुझे हार्ड बॉल का प्लेयर बनाया। वाह जी। और मैंने क्या नाम देते हैं, अमेरिका में भी क्रिकेट खेली है, नॉर्वे में भी, डेनमार्क में भी, फ्रांस में भी, और इंग्लैंड तो होती रहती है। तो ये भी अल्लाह का करम है कि मैं अपने कप्तान को नॉर्वे में कह रहा था कि जी मुझे खिलाएं, तो वो तो हंसना शुरू हो गए कि जी ऐ ते पूरा बल्ला होंदा है ते एनू बल्ला चुकन वास्ते तुहानू और बंदा चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप मुझे ही खिलाएं। तो वो बॉल बड़ा तेज आता था। अच्छा। तो वो बॉलर आदि थे बड़े बड़े कद के, तो मेरे कद का उनको नहीं पता था, तो उन्होंने एक थोड़ी सी शॉर्ट पिच की तो वो कुदरतन ना वो बिल्कुल मिडिल हो गई। अच्छा। तो वो जा रही बॉल, ओए होए, तो तकरीबन 3 छक्के पहले ओवर में लगे। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो शुक्र अल्लाह का, मैंने अपने आप को कभी छोटा नहीं समझा। हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है कि यार ये क्या रवैया है, ये क्या मामला है, लेकिन जब अल्लाह दिल में बात डालता है कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अल्लाह से तुम छुप नहीं सकते, अल्लाह से तुम भाग नहीं सकते, अल्लाह के पास जाना है। बेशक तो सरकार रहमत लिल आलमीन की नबूवत में रहना है। तो अब मैं बड़े दिनों से एक लफ्ज़ सोच रहा था कि जी उसकी हुकूमत है, उसकी हुकूमत है। अच्छा भाई हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है, बेशक, बेशक। हमारी सिर्फ जिम्मेदारियां लगी हुई हैं। अच्छा। अगर हमने जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा दी तो हम अल्लाह के हुजूर
दुनिया और आखिरत में शर्मिंदा नहीं होंगे। एक जिम्मेदारी तो आपने शादी करके भी निभाई है। हाँ, शुक्र अल्लाह का। बताए ना जरा शादी के बारे में बताए कि भाई पता चला जावेद कोटू साहब की शादी होने जा रही है, तो क्या तासुरात, क्या जज्बात। मैंने सुना है कि आपकी बारात में माशाल्लाह इतने लोग थे, जरा बारात की कहानी तो सुनाए ना कि आपकी बारात गई कैसे। हाँ, उस दिन बारात वाले दिन तो लगता था कि आज लाहौर में सिर्फ बारात है और कोई काम नहीं। और कोई काम नहीं। मुझे वाकई कल पता चला हाँ जी। कि जब आपकी बारात गई तो देखने लायक थी। जी, जैसे ट्रे को नहीं पकड़ाते वो पुलाव वाली या सालन वाली ट्रे को, ऐसे मुझे छतों से ऐसे छतों से पकड़ा लेके जा रहे थे पकड़ा के आपको। आगे से आगे करते थे, नीचे तो जगह ही नहीं थी। देखे जरा, लोग नीचे हैं, पाँव रखने की, तिल धरने की जगह नहीं है, और दूल्हा बेचारा छतों से आगे जा रहा है। और घर से मेरे ससुराल तक हाँ। यही आलम था। और बड़े बड़े स्टार मेरी मतलब शादी में आए, लेकिन उनको आगे से जगह ही नहीं मिली। जगह ही नहीं तो वो मिली। आगे कहाँ आते। भाई जावेद कोटू साहब की शादी थी, कोई मजाक थोड़ी ना था। ये सलमान के लिए आपने क्या सोचा, जरा ये भी तो बताए हमें। ये सलमान का भी माशाल्लाह मक्कू ठप देता है जी। मक्कू ठप दिया आपने ये मक्कू आपने ठप दिया है, तो हाँ ये कब हम ढोलकी पे आने वाले हैं फिर। नहीं जी, हो गया, हो हाँ गया। जी। अच्छा, तो सलमान कैसा तजर्बा है आपका। ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਨੰਗੇ। ओए होए, उन कुछ नहीं हो सकता उन कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये वैसे लव मैरिज थी या अरेंज थी। अरेंज हो के लव। अच्छा, ये भी वैसे बड़ी किस्मत की बात होती है। ये तो बेटा कहता है ना कि अरेंज है फिर लव होगी। आप बताए, बाप को ज्यादा पता होता है कि क्या चक्कर चल रहा है। नहीं जी, पहले अरेंज ही है वाकई। बेटे का साथ दे रहे हैं आप इस नहीं वक्त नहीं यहाँ नहीं, बैठ के। क्योंकि साथ तो मैं इसलिए दूंगा जब ये साथ होगा। हाँ। अभी देखे ना कितना फर्क है। हाँ, ये भी है। हाँ, तो ये इसको लव हो गया तो ये और भी अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पापा की डगर पे ही चल पड़े आपके, या पापा की लव मैरिज हुई थी। ये मैं बेटे से पूछ लूंगी, आपसे नहीं पूछूंगी। आप कहेंगे ये arrange तो पे उसने love हो गया। उठा ही नहीं। नहीं, पता तो चल ही गया होगा ना अब तक किसने बताना है। चले आप बता दें हमें, लव मैरिज हुई थी कि नहीं, अरेंज। मेरी भी अरेंज मैरिज थी। फिर बाद में लव हो हाँ, गया। पहले तो मैं शादी का नाम सुन के भाग गया था। हाँ। घर छोड़ गया था। मैंने कहा मेरी तो जिंदगी परेशान है, अब मैं आने वाली को क्यों परेशान करूं। लेकिन वो माशाल्लाह इतनी भागों वाली आई। बेशक, पहले बेशक। पहले मैंने एक श्रीलंका और एक अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह अबू धाबी देखा था। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब 7वां पासपोर्ट आधा हो गया। अच्छा जी। और मैं पूछूंगी, बड़े बड़े आदमी हैं, जब शादी हो जाती है ना तो अपनी बेगम के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। सलमान और जावेद कोटू साहब का क्या हाल है, ये तो मैं पूछूंगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इरफान, मुझे ये बताएं कि अपनी शादी से रिलेटेड, क्योंकि गुफ्तगू बड़ी अच्छी चल रही है, तो मैं लोगों को एक मैसेज बताना चाहती हूँ कि यार कि क्या होता है, किस तरह के मामलात होते हैं। आप भी एक आम इंसान होते हैं। आप बताएं, शादी वादी कर ली आपने या नहीं। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी कोशिश जारी है। तो आपके इंशाल्लाह चेहरे की coming खुशी soon है, मुझे, हो जाएगी। आपकी चेहरे की खुशी और मुझे बता रही है कि कितना इंतजार है आपको। जी जी बिल्कुल, जो है ना काफ़ी इंतज़ार है। और इंशाल्लाह सून जो है ना अच्छा। शादी करेंगे और आपको भी इंशाल्लाह। इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, और हमारे इलाके के जो लोग हैं वो भी अक्सर यही सवाल करते हैं कि आपकी शादी के दिन जो है ना हम अच्छा खासा जो है ना शुगल करेंगे, अच्छा ज़रा प्रोग्राम होगा। काफ़ी बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। इंशाल्लाह अभी हम कुछ देखते हैं कि अल्लाह करे। चलिए, जल्द अल्लाह अज ताला जल्द आपके लिए हो तो बेहतर फिर करे, अल्लाह हम ताला जो है ना बेहतर करे। डेट- आपने इरफान जी जो सून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मुझे लग रहा है नज़र में आपने कोई रख ली हुई है। बता दें अगर कोई भाभी तलाश कर ली हुई है तो। नहीं, असल में इस तरह तो नज़र काफ़ी पड़ती रहती है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन जितना आप ब्लश कर रहे हैं ना, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ना मामला आपका सेट होने वाला है। चलिए, हमारी बड़ी दुआ होगी। मुझे इरफान चैलेंजेस के ऊपर बात करनी है। अभी भी इस लेवल पे पहुंच के आपको क्या लगता है कि सोसाइटी के अंदर आपको अभी भी कौन कौन से हार्ड किस्म के चैलेंजेस हैं जो फेस करना पड़ रहे हैं।
इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं हूँ, जावेद साहब हैं, सलमान भाई हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, जो कि सेट हो गए। लेकिन अगर बात की जाए माशरती रवैयों की तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं हमारे लिए, लेकिन ये है कि फिर भी हम कोशिश करते हैं, और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपनी तमाम कम्युनिटी को, ऐसे लोगों को कि आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, और आप अपनी मंजिल को देखें, ना कि लोगों के रवैये को गौर करें, और ना आप ज़्यादा इस मामले में सोचें। देखें, अल्लाह ने आपको बनाया, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं, मुकम्मल तौर पे आप बहुत प्यारे इंसान हैं। बाकी जो कमज़ोरी है, ख़ामी है, वो आप में नहीं बल्कि इस माशरे की कमज़ोरी है जो कि आप लोगों को समझ नहीं सकते। बिल्कुल। तो बाकी आप मेहनत करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा लिबास पहनें, माशरे में आप ऐसे रहें कि देखने वाले को फ़ख्र महसूस हो कि यार ये हमारे माशरे का एक हिस्सा है। और अगर आप नहीं होंगे तो समझें कि ये माशरा जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। आप इस माशरे के बहुत इम्पोर्टेंट रोल हैं, अगर आप नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल से ये माशरा जो है ना आगे निकल सकता है। ठीक है, मुआशरे के लिए जो लोग आपको सुन रहे हैं, इरफान देख रहे हैं, इन लोगों के लिए, इस सोसाइटी के लिए जो हमेशा एज अ क्रिटिक अपना रोल प्ले करती है, छोटे कद के बहुत बड़े लोगों के लिए, उनके लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैसेज तो ज़रूर देना चाहूँगा कि ये जो लोग ऐसे माशरे का हिस्सा हैं, इन लोगों को आप प्यार करें, इन लोगों से आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें, और आप कोशिश करें कि इन लोगों से आप मिलें, इनसे बातें करें और इनसे पूछें कि आपको इस माशरे में क्या क्या जो है ना इश्यूज़ आ रहे हैं, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना आपसे हो सकता है उतनी ज़्यादा इनकी हेल्प करें, और ऐसी खुशी से बचें। मैं यहाँ पे ज़ोर देना चाहूँगा कि ऐसी खुशी से बचें जो आपको दूसरों को दुख दे के मिलती हो। जैसे आप इन पे हुटिंग करते हैं, रास्ते में जाते हुए आप इनसे छेड़खानी करते हैं, तो ऐसी आपको वक्ती तौर पे खुशी मिलती है। आप ये लोग ये नहीं सोचते कि आखिर इस इंसान को दिली कितना दुख हुआ होगा। तो ऐसी खुशी से बचें, और जितना हो सके इन लोगों से ताउन करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, क्योंकि ये आपके माशरे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इन लोगों को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी फ़ख्र महसूस करेंगे, और माशरा भी आगे पॉजिटिवली आगे जाएगा। बहुत ये लोग भी तरक्की करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरफान अली, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इरफान ने जाते जाते वाकई बहुत ही प्यारी बात की कि ऐसी खुशी से आप लोग बचें जो किसी की दिल आज़ारी करके आपको हासिल होती है, किसी का दिल दुखा के जो आप मुस्तरद महसूस कर रहे होते हैं ना, उससे आपको बचना चाहिए। इतनी प्यारी बात की है, मगर प्यारी बातें तो और भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और वो जावेद कोडू साहब से भी हो रही थी, सलमान से भी हो रही थी। सलमान का तो मक्कू ठप दिया है ना, वो भी मैं पूछूंगी। मगर जावेद कोडू साहब, मुझे ये बताएं आप कि हर बड़ा आदमी ना बीगी बिल्ली बन जाता है जब शादी होती है। आप बहुत बड़ा नाम होंगे भाई, बीवी के सामने सभी छोटे हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, डांट वांट पड़ती थी स्टार्ट पे, अभी या कभी भी? क्या मेरे माथे पे शेर लिखा हुआ? ये जो बीवियां होती हैं ना, ये पता क्यों खुश होती हैं? मैं भी बड़ा खुश हो रही हूँ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना आप क्यों खुश हो रही हैं। आपकी कोई बीवी नहीं है। ये मेरा शौहर है, मेरा शौहर है। उनसे पूछें जिन पे ये बीत रही है। सलमान, आप पे तो नहीं बीत रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप कहाँ मानेंगे अब बीत रही है भाई? नहीं नहीं, क्यों बीतनी है? सही कह रहा है। घर में को समझ आ रही होती है कि डांट वांट पड़ रही हो इसको बहू रानी से? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन हालात हो भी सकते हैं। अच्छा, आपके साथ कब कब ये हालात हुए? ये बता तो दें, अब तो बता दें। जब आंधी आती तो सारी तरफ आती है। ये छुपाने वाली बात नहीं है। ये आंधी किन किन मौकों पे आई है, ये बताएं आप। बस जिन जिन मौकों पे आंखें बंद शेयर कर लेना, थोड़ी सी चीज तो शेयर कर ले, किन किन मौकों पे आई है ये आंधी, और सब कुछ उड़ा के ले गई है। हाँ, नहीं सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ। कोडू साहब के दिल के जो है ना तार हिला के गई होगी ये आंधी। जरा शेयर कर लेना हमारे साथ। तो मैं कोई एक बात है बता। मैं अपनी बेगम को कह रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह अब तो अल्लाह ने तुझे नानी बना दिया, दादी बना दिया। अच्छा, तो ये तो खुशी वाली बात है। हाँ।
तो आगे से कहने लगी, हाँ आप तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने कहा भाई ये तो खुशी की बात है। तो आपने क्यों उनको तरीके से बताया कि नानी, आप खुद कहते हैं ना माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे नाना दादा बना दिया हुआ है। खवातीन की उम्र पे नहीं जाते होते कभी भी। जावेद कोटी साहब आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ तरीके से बताया ना आपने कि तुम बूढ़ी हो गई हो। यानी आप तरीके से खुद कहना चाह रही हैं कि मेरी तरफ नहीं आना। ठीक है। मुझे और भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करनी है। मैं आज जाने नहीं दूंगी अभी थोड़ी देर तक, और कोटी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सलमान भी मौजूद होंगे। ये सलमान बड़ा बहादुर बनने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये जावेद कोटी साहब ने बता दिया मेरे माथे पे कुछ शेर लिखा हुआ है। पूछूंगी सलमान के माथे पे कहाँ शेर लिखा हुआ है, ये भी भीगी बिल्ली बनते होंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छी और खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले ये स्टार्स हमारे मौजूद हैं। और जावेद कोटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे कुछ बताया जा रहा है जो मैं सुन नहीं पा रही। सुहेल अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए जी, बिल्कुल सुहेल साहब की तरफ भी जाएंगे। जावेद साहब, सुहेल अहमद साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बातचीत करें उनसे फिर। ये तो नेकियों के जिन है जी। तो आप ही पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है हुजूर? ठीक ठाक हैं? ये जनाब ऐसी हस्ती हैं, ये जब तक कोई कम से कम 200 नेकियां एक दिन में ना कर लें इनको नींद नहीं आती। ये तो आप तारीफें कर रहे हैं ना नहीं, सुहेल साहब नहीं, की, तो नहीं, मैं जरा नहीं। सुहेल साहब से आपके बारे में भी पूछ लेती हूँ। पूछ लें, ये अपने बारे में नहीं बताएंगे, पूछ लें। अच्छा सुहेल अहमद साहब, आप आज आप 92 पे बैठे हुए हैं। कौटू साहब स्कूल से छुट्टी की है? आज मुझे भी लग रहा है स्कूल से छुट्टी करके आए हुए हैं। नहीं, पहले ही तालीम का बेड़ा गर्क हो रहा है, इस तरह ना किया करें कौटू साहब। हाजी साहब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि काफी स्टेडियम बंद है, अपने मुंह को भी चेक कर लीजिए। कहीं 2-4 ताले इधर ही ना भूल गए हो। ये जी जावेद कौटू साहब जो है ना जी, ये हमारी कौम के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। बहुत मैं ये समझता हूँ कि अगर इनकी जिंदगी को गौर से देखा जाए तो हमें ये नसीहत मिलती है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, और जिस हाल में हो वो अपने हाल में रह के बहुत कुछ कर सकता है, बड़ी कामयाबियां समेट सकता है। ये हमारा पाकिस्तान का वो स्टार है जिसने, मैं समझता हूँ कि सड़कें बंद करवाई हुई हैं। इसकी मोहब्बत में लोग इस तरह बाहर उमंड आते थे कि सड़कें बंद हो जाती थी। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे पास, हमारी कौम के पास, हमारे नौजवानों के पास, कि आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। बिल्कुल सुहेल बड़ा साहब, ये प्यारा, मेरा तो बड़ा प्यारा दोस्त है जी। मुझे इसलिए असल में हाजी साहब मुझे अंदाजा हो रहा है आपकी और जावेद साहब की जो गुफ्तगू चल रही है ना, उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि माशाल्लाह से कितने अच्छे करीबी दोस्त हैं आप। और सुहेल साहब, जावेद कोटी साहब हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही कीमती सरमाया है। नो डाउट बहुत बड़ा फनकार है ये हाजी साहब आपका प्यार है, ये मुझे बड़ा मतलब प्यारा है, बड़ा ही मोम दिल का बंदा है। मैंने जावेद को ऐसी सूरत हाल में देखा हुआ है कि मैं हैरान हो गया कि ये छोटे से पैकेट में कितनी बड़ी प्रोडक्ट है हमारे। छोड़ेंगे नहीं आप सुहेल साहब, छोड़ेंगे नहीं आप, यानी कि जाते जाते बातें करते जाएंगे इन पे। मुझे बड़ा प्यार आता है इससे कि ये एक बहुत बड़ी मिसाल है इंसानियत की।
बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सुहेल साहब, बिल्कुल सुहेल साहब, जितनी प्यारी और अच्छी करीबी दोस्ती मुझे समझ आ रही है ना इस वक्त आपकी और जावेद कोडू साहब की, तो मैं चाह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम टीवी पे देखते हैं मगर हकीकी ज़िंदगी से ओझल होती हैं। बहुत सारे वाक़यात हमें नहीं पता होते। आप लोग तो एक साथ होते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे को बड़ा करीबी तरीके से जान रहे होते हैं, बड़ा करीब होते हैं एक दूसरे के। तो कोई वाक़या हमारे साथ आप अगर जावेद कोडू साहब का शेयर करें, कुछ बताएं हमें कि किस तबीयत के मालिक हैं, क्या इन्होंने कब क्या क्या भंड मारे, क्या कुछ नया किया इन्होंने? ये जब इनका वो सीरियल चला ख्वाहिश, तो ये हर तरफ जुबान ज़द-ए-आम हो गए हुए थे और हर आदमी का फैन था। और मुझे याद है कि एक मुल्तान की कोई पार्टी थी जो इनसे ड्रामा करवाना चाह रही थी। तो ये इतना मासूम आदमी था कि इसे ये नहीं मालूम था कि मैं जो इतना पॉपुलर हो चुका हूँ और जो मेरा वक्त माशाल्लाह इतना अच्छा शुरू हुआ है, मैंने इसको सेल कैसे करना है। तो इसने, मेरा जो ये दोस्त है, इसने मुझे बताया कि फलां बंदे कोई हैं मुल्तान के, तो वो मुझे आस्क करना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे कितने पैसे मांगू। तो मैंने कहा कि आप उनकी मेरे साथ बात करवाइएगा वो जब आएंगे। तो वो अलहमरा में आए, तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए। तो ये मेरे पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे। तो ये गाड़ी में अक्सर बैठे हुए भी खड़े ही होते हैं। तो वो उस बंदे से मैंने बात शुरू की। तो मैंने जितने पैसे उसको बताए इनके, उसके लिए तो वो इतने ज्यादा नहीं थे, इसके लिए इतने ज्यादा थे कि ये उछल के मेरे कंधों पे आ गया पीछे से। तो ये दबाना शुरू हो गया कि ये इतने ज्यादा कितनी है। तो वो उस बंदे ने बड़े आराम से कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, हम इतने ही दे देंगे। फिर मैंने उसे ये भी कहा, मेरे जहन में आया कि ये वहां कहीं जाए जावेद शो करने के लिए, तो वो ड्रामा करवा के इसे 10 रुपए की टाफियां लेके घर ना मिले। तो मैंने कहा जी कि आप सारे पैसे इधर देंगे तो फिर ये जाएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो अभी आप मुझे ये कि सुहेल साहब ने तो कोई यादगार वाक़या बताया, आप कोई यादगार वाक़या किसी भी, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ आपने काम किया माशाल्लाह, किसी के साथ कोई यादगार वाक़या जो आपने भी बड़ा एंजॉय किया हो जिसको? मैं ना जी, ये सुहेल साहब के ही एक प्रोग्राम था मुल्क से बाहर। अच्छा। तो बर्फ़ पे हमें चलना नहीं आता था। ये चूँकि आदी थे तो मुझे नहीं चलना आता था। तो खालिद मुइन भट्ट साहब बिल्कुल, और हाजी साहब, ये चूँकि माशाल्लाह हाइट वाले, आगे पीछे से मैं गिरता था यहाँ से। अच्छा। तो उस दिन मुझे हाजी साहब ने कहा कि तूने खालिद साहब के साथ जाना है। अच्छा। तो खालिद साहब ने भी कहा जावेद तूने मेरे साथ जाना। आगे पीछे मैं गिरता था यहाँ से, उस दिन मैं गिरा वहाँ से। तो नीचे बर्फ़ तो ऊपर मैं, तो फिर मुझे समझ आ गई कि चलना अपना अपना, चलना भाई अपना अपना ही होता है। बिल्कुल। तो सलमान, आप मुझे बताएं, आपको पापा का कोई ऐसा वाक़या याद हो करियर के हवाले से जिसको आपने बड़ा एंजॉय किया और फिर फैसला कर लिया हो कि भाई इसी फील्ड में जाना है मुझे भी? एक याद है, पापा बताते हैं कि हम बाहर गए हैं, तो माइनस पता नहीं 15 था कि 16 था, आई डोंट नो। तो इन्होंने ना अंग्रेज़ देखे हैं कि उन्होंने ना शॉर्ट्स पहनी है। अच्छा। तो इनका क्या दिल किया है कि ये भी शॉर्ट्स पहन के उनके पास चले गए हैं। अच्छा। तो जो इनके साथ सीनियर थे वो इनको पीछे से गालियां दे रहे हैं, ओए तू तो इधर आ, तू तो हमारे साथ आया, ऐसे ऐसे। तो यूं तो वो इनसे नाराज़ हो गए कि तूने हमारी तौहीन की है, कपड़े क्यों उतार के गया वहाँ पे। अच्छा। हम यहाँ पे 4-4 जैकेटों में बैठे हैं और तू ये शॉर्ट्स पहन के आगे चला गया। तो ये इनकी उनके साथ नाराज़गी होगी। तो आके बताया, फिर कहते हैं कि उसी लम्हे में ना एक पूल था कि उसमें मैं छलांग मार के ना, गरम गरम पानी था, तो नहा के निकलना बड़ा मज़ा आना। एक दिन ऐसा हुआ कि पूल में पानी नहीं था, तो पापा ने छलांग लगा दी। हाँ, देखे बगैर पूल के अंदर खाली छलांग लगा दी।
तो वो पापा की वो लात टूट हाँ गई थी वो उस टाइम। फ्रैक्चर हो गया होगा। तो वो जो पापा ने बताया ना कि मैंने जब छलांग लगाई, वो मोमेंट बहुत मज़ा आता है सुन के। वो फिर पापा की जो मैं वीडियोस देखता हूँ ना, उसको देख देख के जो पब्लिक मज़ा करती थी, फिर मेरा बड़ा दिल करता था। स्कूल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर वीकेंड हमारा ना एक शो चलता था स्कूल में, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। अच्छा, मैं पापा ज़बरदस्त। से पूछ के जाता था, पापा ऐसे ऐसे ऐसे, पापा बताते थे सारा ऐसे ऐसे लिख के। तो वो मैं टीचर्स को दिखाता था, टीचर्स करवाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता कर करके फिर मैंने पापा। अच्छा मुझे आप एक और बात बताएं, आपके पापा के बारे में बड़ा मशहूर है कि थिएटर में किसी के काबू नहीं आते थे ये। नहीं आते। आप जब गए तो सबने कहा लो भाई एक और आ गया चेला, ये भी किसी के काबू नहीं आएगा। कभी सुना इस तरह का कि पापा हाँ, भी नहीं कहा आते थे, था। ये भी नहीं आएगा? नहीं कहा सबने था, लेकिन पहले दिन जब मेरी एंट्री थी ना, वो मेरे से बोला ही नहीं गया। वो मैं पब्लिक को देख के सिर्फ देखते रह रहे थे, वो मुझे झुकते करी जा रहे, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता अर्ज हूँ। आप जरूर करें, मगर ये बताएं खाली पूल में छलांग क्यों लगाई थी आपने? बस वो मैं ना रैम्बो के साथ बाहर गया, तो मैंने कहा यार खान मुझे तैरना नहीं आता। रैम्बो जान रैम्बो की बात हाँ, कर रहे हैं जान ना? रैम्बो साहब। हाँ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा खान मुझे तैरना नहीं आता, तो जब मैं छलांग मारूं तो मुझे निकाल लेना। तो मैंने 2-3 दिन तो छलांग मारी, उसने मुझे निकाल लिया। अब एक दिन बगैर बताए ना वो शूटिंग पे चला गया। अच्छा तो मैंने उसी तरह वो कॉस्ट्यूम पहना और जनाब धड़ा मंदर। नहीं जी, सीधे छलांग मारी। उस दिन बंदे तो दूर की बात, पानी भी नहीं था, ओए होए, सूखे थे, साहब को निकाला किसने? रड़े थे जहाँ पे। कोड़े साहब को निकाला किसने फिर? बस वो जो पानी साफ नहीं करता, सीटियां मारने वाला, अच्छा। उसने निकाला हाँ, था। सीटी वाले जैसे का अल्लाह पपीता भला नहीं करे। फटता, पपीता फटा एक। अल्लाह भला करे सिटी वाले का। हाँ जी। रैम्बो साहब की आपने बात की, एयरपोर्ट का भी एक वाक़या है, वो अगर आप हमारे साथ हाँ शेयर जी, करें। वो मैंने रैम्बो को कहा, मैंने कहा खान यार मेरी टांग टूटी हुई है, तुम मुझसे एयरपोर्ट पे नहीं चला जाएगा। अच्छा तो कहता है अच्छा। तो सामान के ऊपर सामान, फिर सामान, फिर सामान, और सबसे ऊपर मैं। अच्छा। तो वो जो ऑटोमेटिक सीढ़ी है ना, नीचे को जा रही थी, तो ओए होए। ट्रॉली उसके हाथ में थी। तो ट्रॉली यूं जा रही है, ऊपर मैं बैठा हूँ। तो पीछे ठाकुर ने कहा ओए टिकटा ओके हो गई हैं ने। तो उसने खुशी में वो छोड़ी। तो जनाब मैं नीचे, पहले टांग टूटी हुई, ऊपर से सारी चीज़ें मेरे ऊपर से ऐसे आ रही। शुक्र है मुझे लगी कोई नहीं। लगी नहीं, बचत होगी। कोडू साहब भाई हमारे पास इतना कीमती सरमाया है। अच्छा ये मैं आपको सुहेल अहमद साहब की चालाकी बताता हूँ। ये बड़े बड़े रोल लिखवाते हैं मेरे लिए ताकि इसको समझ आए, फिर करवाते भी हैं। अच्छा। और फिर मुझे कहते हैं हंसना नहीं है, यानी हंसने वाली खुद बात करते हैं और फिर ऊपर से कहते हैं हंसना नहीं है, हंसना मना है। हाँ हंसना हंसना मना है भाई, तो उनको हंसना पता मना है, ये खुद भी हंसी के इतने मतलब माशाल्लाह से। ये तो सुहेल साहब बात करते हैं जैसे ही, तो सबकी हंसी छूट जाती है। इतना अल्लाह ताला ने मैं फल कहता दिया हूँ हुआ जी, इनको। जितने भी अच्छे से अच्छे प्लस से प्लस जो होते हैं ना, वो पंजाबी च साढ़े कहते हैं जेड़े छाने हुए लोग नहीं होंगे, हाँ ए उन्हां चों एक ने। क्या बात है। अल्लाह ताला इनको इसी तरह से सबको, हमारे जितने भी फनकार हैं हाँ। और जिस तरह से हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ख़ास तौर पे सब हम सब की बड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सबको हमारे सरों पर इसी तरह से कायम रखे। हमारे सोसाइटी के लिए बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, हमारे माशरे के लिए बहुत अहम हिस्सा हैं, हमारे इंडस्ट्री के लिए बड़ा कीमती सरमाया। मानुल्लाह साहब की मैं बात करूँगी, अल्लाह हाँ ताला जी। उनको भी जल्द सेहत याब करे। वो आमीन। उसी तरह से हम लोगों के लिए मुस्कुराहटें बिखेरते हुए आमीन, आए और आमीन। उसी तरह से हंसते मुस्कुराते हमारे दरमियान आए। हम सब की दुआएं होनी चाहिए। और यकीनी तौर पे मैंने जिस तरह से कहा था कि आज मेरे शो पे जो मेहमान मौजूद होंगे, यकीनी तौर पे मैंने कभी भी अपने मॉर्निंग शो को इस हद तक एंजॉय नहीं किया जितनी मुस्कुराहटें बिखेरी हैं, जितनी आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। जावेद कोडू साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सलमान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, आपके लिए भी बड़ी ढेर सारी हमारी दुआएं कि इसी तरह से आप अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते रहें। शुक्रिया का मतलब वो होता है ना कि हुन जाओ, माजरत नाल उठ जाओ, हुन 2 मिनट रुक जाओ। तो मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि आज जो है जावेद कोडू साहब यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। आज उनके बेटे सलमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, इरफान मौजूद थे। और छोटे कद के जहाँ पर भी आपको ये बड़े लोग नज़र आए, इनकी कदर कीजिए।
अल्लाह ताला ने इनके अंदर सिर्फ कद को छोटा रखा है, इनका जहन बहुत बड़ा है, इनका विजन बहुत बड़ा है। ये उन्हीं तमाम हकूक़, इनको वो तमाम हकूक़ हासिल होने चाहिए जो आपको, मुझे, हम सबको होते हैं। इनको वो तमाम मसावी मौक़े मौजूद इनके लिए होने चाहिए जो आप और हम सब लोगों के लिए होते हैं। तो मेरी बड़ी दिली दुआ है अल्लाह ताला इन सब का साया हमारे सरों पर इसी तरह से कायम रखे, इसी तरह से हमारे दरमियान मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। और बात हो रही, जैसा से मैंने आपसे कहा था कि सैटरडे है और ऐसा मुमकिन नहीं है कि मौसमी फल के हवाले से बात ना हो सके, या फिर मौसमी फल किस तरह से आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं, इस पे बात ना हो सके। हमने जापानी फल का इंतखाब किया और इसकी एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं जब मौसमी फल आते हैं सारे फलों को इंजॉय करते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी होती है जो कि जापानी फल को इंजॉय नहीं कर रही होती। शायद इसकी वजह ये होती है कि हम जापानी फल के फ़वाइद से नावाकिफ़ होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि जापानी फल में अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा रखा हुआ है। तो ये इससे मुतालिक बात करूँगी और इसके साथ साथ जापानी फल किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, किस किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इन सारी बातों पर बात करने के लिए मैं, हमारे साथ बहुत ही हमारी प्यारी सी आपा डॉक्टर बिल्किस आपा हर्बलिस्ट कराची से मौजूद हैं। तो आपा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आज जापानी फल पे बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है और इसके साथ साथ हमारे साथ सेट पे माहिर ग़िज़ाइयत भी एक मौजूद हैं, बहुत ही प्यारी सी हमारे साथ जोहा सुहेल मौजूद हैं, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। जोहा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जोहा से ग़िज़ाइयत के बारे में पूछूंगी, मगर आपा मुझे ये बताएं, कहा जाता है कि जापानी फल का ताल्लुक तो चाइना से है, तो ये जापानी फल कहाँ से हो गया फिर? अच्छा, मैं इसकी ये लॉजिक ढूंढती हूँ कि इसमें इतने फ़वाइद हैं। अगर आप ये देखें कि जापान के लोगों को देखें तो उनमें एज बहुत जल्दी नहीं आती, उनके बाल हमेशा अच्छे रहते। तो मेरे ख्याल में इस फल को उनसे इसीलिए तशबीह दी गई है अच्छा। कि हम भी खाकर अपनी बीमारियों से अपने स्किन और अपने बालों को अच्छा कर सकें, इसलिए इसको जापानी फल कहा जाता है। चलिए भाई, अगर तो जापानी फल इस वजह से कहा जा सकता है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में मौजूद हर लड़के को भरपूर तरीके से जापानी फल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे बालों पे स्ट्रेटनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे बाल वैसे ही बड़े प्यारे हो जाएंगे। अच्छा जोहा, हाँ, आप मुझे बिल्कुल, स्किन भी, हाँ बिल्कुल, स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। वो सारी रेमेडीज़ भी मैं आपसे पूछूंगी, मगर जोहा मुझे ये बताएं आप कि जापानी फल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग हैं नहीं खाते, मैं भी थोड़ा अवॉइड कर लेती हूँ कि जापानी फल है, ठीक है, सो के आया है चला जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जापानी फल में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं कि उसे हमें ज़रूर खाना चाहिए और अपनी डाइट में शामिल रखना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये मेरा फेवरेट फ्रूट है, मुझे ये बहुत ज़्यादा आपका पसंद क्यों है। फेवरेट है ये भी ज़रा बता दें, इसमें कौन सी ऐसी ज़बरदस्त मुझे चीज़ें इसमें हैं? एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और फिर जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, उसमें सबसे पहले जैसे कि मौसमी फल है, सिर्फ स्पेसिफिक सीज़न में आते हैं, थ्रू आउट द सीज़न अवेलेबल नहीं होता। तो जैसे ये स्पेसिफिक इस मौसम में आए जिसमें हमने गर्मी से सर्दी की तरफ जाना है, तो बहुत सी बीमारियां हमें आकर पकड़ लेती हैं, जिसमें फ्लू और खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक करती है। तो इसमें विटामिन सी मौजूद होता है जो कि इस टाइम पे अगर हम ये लें तो हमारा जितना भी फ्लू, फीवर, कफ का जो इशू है वो रिजॉल्व आउट रहेगा। जैसे अभी आपा भी बता रही थी कि अगर 2 जापानी फल हम एक दिन में ले लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो एक हेल्दी बंदा अपने लिए, अगर उसको कोई मसला नहीं भी है तो उसको लेगा तो उसकी इम्यूनिटी से स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि विटामिन सी का बेसिक फंक्शन ये कि क़ुव्वत मुदाफ़ित वो बढ़ाता है। जब क़ुव्वत मुदाफ़ित अच्छी होगी तो कोई भी बीमारी जो मौसमी चेंजेस आती हैं वो हमारे अंदर नहीं आ सकेंगी और हम बिल्कुल हेल्दी रह सकेंगे। अच्छा, ये एलर्जी का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत सारे लोगों को ये जो मौसम बदल रहा है ना, एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ज़रा सा पंखे से बाहर निकलते हैं एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल एलर्जी होती है तब जब इम्यूनिटी वीक होती है। हाँ। जब एक बंदे की क़ुव्वत मुदाफ़ित स्ट्रॉन्ग होगी, उसको कोई भी एलर्जी अगर आती है तो विद इन टाइम वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है उनके अंदर फिर वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करती है। तो अगर ये कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली वो इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्गर रहेगी और एलर्जी से हमें अटैक नहीं करेंगी। अच्छा। एक और भी इसमें प्लस पॉइंट है कि इसका कलर आपने देखा ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज सा होता है, कुछ डार्क में चला है। तो जितने फ्रूट्स हमारे पास येलो ऑरेंज कलर में आते हैं वो हमारी नज़र के लिए बहुत अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कैरोटीन हमारे पास मौजूद है और कैरोटीन विटामिन ए की एक ऐसी फॉर्म है जो हमें पौधों से मिलती है। विटामिन ए वैसे तो हमें एनिमल से मिलता है, लेकिन प्लांट से अगर विटामिन ए लेना है तो जितने भी येलो ऑरेंज कलर के फल और सब्जियां हैं हम वो लेंगे
तो हमें प्लांट्स के थ्रू भी जो है विटामिन ए हमारे अंदर जाएगा। और जितने भी लोग जिनकी नज़र कमज़ोर है, जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, वो लेंगे तो उनकी नज़र जो है वो भी स्ट्रॉन्गर वे में, हेल्दी वे में ठीक होती जाएगी। ये वाकई ये जो फ़वाइद है, इसके अलावा पता नहीं ना जाने और कौन कौन से फ़ायदे हम आगे भी पूछने वाले हैं जोहा से भी, आपा से भी, तो उससे अंदाज़ा होगा कि जापानी फल जो मैंने इतने साल नहीं खाया तो मैंने बड़ा गलत किया है और मुझे उसको किस तरह से उस मकदार को जो मिस हो गई है मेरी बॉडी के अंदर से उसको मैंने पूरा करना है। आपा की तरफ चलते हैं। आपा, आप बता रही थी कि इससे मतलब ख़वातीन के इंटरेस्ट की मैं पहले बात आपसे पूछ लूँ कि बाल आपने कहा बड़े अच्छे हो जाते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है, मतलब खाने से ही हो जाता है या कोई और तरीका भी है इसको सर पे लगाने का हो या फिर स्किन पे लगाने का हो? हाँ बिल्कुल, देखिए खाना तो आप खाएंगे तो 80% आपको फ़ायदा होगा, लगाएंगे तो 20% होगा, लेकिन लगाने से भी आपको फ़ायदा होगा। आप क्या करें, पूरा जापानी फल को पीस कर रख लें, ठीक है। और जैसे मैंने इसको अब क्या करूँगी, इसमें से 1 से 2 चम्मच निकाला, बहुत आसान है। जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं आप उसको इसमें मिक्स कर लें, ठीक है, ठीक है। और आपने शैम्पू और ये जापानी फल मिक्स किया और आप ये बालों में लगा लें, ठीक है, ओके। तो आपके बाल जो बम फटे हो गए हैं, आपका बाल बहुत गिर रहा है, आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की है, तो आपका ये शैम्पू जो घर का शैम्पू है वो मेडिकेटेड हो गया, क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुत मकदार में होता है जो आपकी खुश्की से खुश्की को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। बी कॉम्प्लेक्स की रेंज होती है वो मदद करती है। ये शैम्पू के साथ आप कर सकते हैं, इसी तरह आप ऑयल के साथ कर सकते हैं। जो तेल आप लगा रहे हैं, जापानी फल ले लें, एलोवेरा जेल ले लें और तेल ले लें, तीनों को हम मिक्स करके आप सर की जड़ों में लगाएं, 1 घंटा लगा रहने दें, उसके बाद आप इसी तरह शैम्पू कर लें, तो आपके बाल एक टाइम आप लगाएंगे तो 60% आपके बाल बेहतर हो जाएंगे। वाह, आपका बाल खिला खिला हो जाएगा। अच्छा आपा, स्ट्रेटनर की फिर तो इसका मतलब है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें? नहीं, शुरू में तो पड़ेगी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपको स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात है कि आप इसको करते रहेंगे और ये ऐसी चीज़ है कि आप डेली भी लगा सकते हैं। अच्छा, और स्किन की बेहतरी के लिए कैसे आपा इसको इस्तेमाल करना है हमने, स्किन की बेहतरी के लिए? मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप एज कर रहे हैं और आपकी स्किन पे मतलब दाने भी हैं और एजिंग भी हो रही है और आपने बहुत सारे मेरे कुछ लोग फ़ोन करके कहते हैं हमने फार्मूला क्रीम्स बहुत यूज़ की है, हमारी स्किन बहुत डैमेज हो गई, ड्राई डैमेज एक्ने वाली स्किन के लिए आप क्या करें, बादाम का तेल ले लें एक चम्मच, ठीक है, और आप यही, लेकिन स्किन के लिए आपने क्या करना है, इसका जो ऊपर का छिलका है ये नहीं आना चाहिए, इसको आप उतार लें, ठीक है, सही। उतारने के बाद जो पल्प है आप उसको पीस लें, पीसने के बाद 1 बड़ा चम्मच आपने पल्प लिया, 1 टीस्पून आपने बादाम का तेल लिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप इसमें एक और चीज़ मिक्स करेंगे, एलोवेरा जेल। क्यों? वो मतलब कि अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन ना हो तो आपने क्या किया, एलोवेरा जेल अगर आप घर में निकाल लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जिस कंपनी का यूज़ करें वो 99% एलोवेरा जेल हो, आप उसको इसमें मिक्स कर दें, ठीक है। तो अब ये एक पैक है आपके स्किन के लिए और इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। एजिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एक्नी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, सैगिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये बन गया पैक, ज़बरदस्त। इसको आप अपनी स्किन पे लगाएं और जो है इसको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक आपने स्किन पे लगाकर छोड़ दिया, ठीक है, और जो है ना उसको अगर स्किन पे लगाकर छोड़ेंगे तो आपने इस मकदार में लेना है, मैंने ज़्यादा बनाया है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने सीरम की तरह लिया, ठीक है आपा, और इसको जज्ब कर दिया। अब आप मुझे बताएं कहाँ गया ये, पता ही नहीं चल रहा है ना आपकी स्किन पे। आप इसको रात को लगाकर सो जाएं, मिकदार इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ट्रीट करना चाह रहे हैं अपनी स्किन को, आपकी स्किन बहुत ड्राई डैमेज हो गई है, पैची हो गई है, ट्रीट करना चाह रहे हैं तो आपने इस तरह लिया मोटा मोटा लेयर और इसको लगाकर जैसे पैक की तरह छोड़ दिया, ठीक है आपा, ठीक है। इसको ड्राई होने दें, नेचुरल ड्राई होने दें,
ठीक है। और ये इतना ठंडा, इतना कामिंग, इतना सूदिंग इफेक्ट देता है आपको, ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई बहुत महंगा फेशियल कराया है, जो ख़ास तौर पर इसलिए बना है कि आपकी जो ड्राई, मतलब इसमें वो इंग्रेडिएंट्स, वो चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स देती हैं, फायदा दे रही इस तरह होती हैं। लगा कर छोड़ दें, आपको ठंडक का ठीक है। एहसास होगा, बिल्कुल फ़ायदा दे रही होती है। ठीक है। 1 से 2 घंटे लगा कर छोड़ें, उसके बाद आप ठंडे पानी से धो लें। अच्छा, ये यानी ज़रूरी कि बिल्कुल साफ और ठंडे पानी से आप धो लें। छिलकों के हवाले से आपने बात की थी जोहा, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि जापानी फल को छिलके समेत खा लेना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं भी उसका छिलका नहीं होता है, सिर्फ पल्प है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई छिलके समेत खाता है, ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अगर कोई खाए तो इसका फ़ायदा क्या होता है? छिलके समेत खाने का भी फ़ायदा है, अगर कोई नहीं पसंद करता तो बेशक वो फ्रूट अच्छा, ले। अगर कोई छिलके समेत खाता है उसका क्या बेनिफिट? उसका फ़ायदा ये है कि उसके अंदर फाइबर होता है। बहुत से लोग जैसे वेट लॉस कर रहे होते हैं तो वो खाना इतना नहीं खा रहे होते, तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। अगर वेट लॉस नहीं भी कर रहे तो कॉन्स्टिपेशन बहुत से लोगों को आज कॉमन प्रॉब्लम है एक, तो इसके छिलके में हमारे पास ऐसा फाइबर है जो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। तो अगर आप छिलके के साथ खाएंगे तो एक एडिशनल बेनिफिट है आपके लिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा, डेली आप स्टूल पास कर सकेंगे और कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से बच सकेंगे। लेकिन अगर जो लोग कहते हैं कि छिलका नहीं खाना है, पल्प खाना है, तो पल्प भी वो कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उस पल्प में भी बहुत अच्छा फाइबर हमारे पास मौजूद है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जापानी फल ना टमाटर की शक्ल जैसा लगता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी टमाटर का जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसका छिलका जो है वो आउट होना चाहिए, ठीक है? तो उसमें जापानी फल के अगर छिलकों को इस्तेमाल करते हैं, क्या वो हमारे अंदर जाके कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम वो बिल्कुल भी नहीं करे, क्योंकि एडिबल है। एक चीज़ होती है कि नॉन ईटेबल है, लेकिन ये ईटेबल पोर्शन है जापानी फल का, जो कि फ्रूट का ऐसा पोर्शन है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। इसके सीड्स भी हम खा लेते हैं, इसका स्किन भी हम खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग टेस्ट की वजह से इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें टैनिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, और टैनिक एसिड जब ज़्यादा आता है आपके माउथ में तो एक आपको वो स्टिकी एक फ्लेवर देता है। आपने तो जापानी फल टेस्ट नहीं किया होगा। हाँ, मैंने आज से, मुझे लगता है मैंने बचपन में एक दफा खाया था, तो मुझे लगता है मेरी जुबान अकड़ गई थी। मुझे आज तक ये फील होता है। टैनिक एसिड की वजह से ना उसका मुंह का जायका थोड़ा वो डिफरेंट कर देता है। तो इस वजह पक्का हुआ खाया था मैंने पक्का था। नहीं, कच्चे से ऐसा होता है। तो इस वजह से फिर वो लोग कहते हैं कि शायद छिलका खाने की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपने अपनी बात में ना वजन कम करने वाली आज की बच्चियों का बहुत बड़ा मसला है कि जो वजन कम करना है, ये तो मैं आपसे पूछूंगी। हमारे साथ एक कॉलर है समीना, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी समीना, बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। ये जापानी फल जो है ये मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं अब ये सीज़न शुरू हो गया ना, अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक ना मेरे गले में जब मैं दिन होता है तो हल्का हल्का सा ना केरा नजला सा गिरता है। अच्छा, ठीक है। तो सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरे गले में स्वेलिंग होती है। डॉक्टरों को भी दिखाया, वो कहते हैं आपको ना एलर्जी है। तो ये जो जापानी फल है मैं डेली दिन में 2 इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है समीना, मैं आप से भी पूछ लेती हूँ, जोहा भी हमारे साथ मौजूद है, मैं दोनों से पूछ लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो चूंकि जापानी फल के हवाले से बात चल रही है जोहा से वजन के मुतालिक, तो मैं जानूंगी, मगर उससे पहले समीना हमारे साथ मौजूद थी कॉलर, और एक सवाल कर रही थी एलर्जी के हवाले से और नज़ला जो उनके गले में गिरता रहता है उससे मुतालिक बात करी थी। आपा, तो क्या मशवरा देंगे आप उन्हें? देखिए, आप जापानी फल दोपहर में खाएं और जापानी फल के ऊपर पानी ना पिएं, ठीक है? तो जैसे इसमें विटामिन ए और विटामिन सी है, ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने में आपकी मदद करेगा। और जो केहड़ा आपका गिरता है, हलक में नज़ला गिरता रहता है, इस मौसम में मैं आपको बताऊं, आपने गर्म पानी लेना है, जैसे वो पानी जो हम चाय के लिए लेते हैं, आधा नींबू उसमें निचोड़ लें, आधा नींबू निचोड़ लें और चंद अदरक के टुकड़े जो है वो उसमें डाल दें, और आप इसको चाय की तरह गले पे रोक रोक के पिएं। ये भी विटामिन सी का ख़जाना है, इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। और मैं आसान कर देती हूँ लोगों के लिए जिनको एलर्जी रहती है, हर वो चीज़ जो पानी में जाकर फूल जाती है वो आप लोग के लिए नहीं है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता दी। जैसे चावल फूल जाता है, जी, मतलब मैंने आसान कर दिया है। हम रोटी बनाते हैं, गंदम में भी ग्लूटेन होता है, वो भी आपको एलर्जी करता है। गंदम भी जब उसको मतलब हम पानी उस पर डालते हैं वो फूल जाता है। ठीक है। माश की दाल भी फूल जाती है।
तो आसान कर दिया ख़वातीन के लिए जो देख रही हैं कि हर वो चीज़ आपने एलर्जी में नहीं खाना जो पानी में जाके फूल जाती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है कुलसूम, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी मेरी बहन कुलसूम, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे ना अख के गिरद ना छोटे छोटे काले धब्बे जे मोके तरह के बनते हैं। अच्छा। ਉਹ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਕਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੀਦ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਖ ਦੇ ਗਿਰਦ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। चलो ठीक है कुलसूम, हम पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। पूछ लेते हैं, आपा से भी पूछ लेते हैं, जोहा से पूछ लेते हैं कि किस तरह से इसको कम किया जा सकता है। अच्छा मुझे एक तो ये बताएं जोहा, जो आपने वज़न से रिलेटेड बात की थी कि जो बच्चियां या लड़कियां वज़न अपना कम करने चाहती हैं, और जापानी फल किस तरह से उसमें उनके लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है? जापानी फल बहुत अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि इसके छिलके में इनसॉल्युबल फाइबर है और इसके पल्प में सॉल्युबल फाइबर है। तो अगर ये बच्चियाँ इसको खाने से पहले ले लें अपने, यानी कि आपने लंच लेना है, आप उससे पहले आधा घंटे पहले अगर जापानी फल ले लेती हैं तो आपकी भूख को सुप्रेस कर देगा। अच्छा इंपॉर्टेंट ये होता है, लोग समझते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग नहीं खाएंगे तो आप ज़्यादा मोटे भी हो सकते हैं। तो इसमें अहम ये कि जापानी फल में जिस तरह से बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमारे पास पैक्ड हैं, तो ना आपके पास डिफिशिएंसी होंगी किसी भी किस्म की न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, और ना ही आपको वो वजन बढ़ाने की तरफ लेके जाएगा। अच्छा। जिस तरह आज आपने देखा कि बहुत सी जो फीमेल्स हैं वो एनीमिक होती जा रही हैं। जापानी फल आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो अगर आप इसको कंज्यूम करें एक दिन में 2 जापानी फल, तो आपका जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अहम ये कि इसको कभी दूध के साथ कंज्यूम ना करें, क्योंकि इसमें आयरन है और दूध में कैल्शियम है। तो अगर आयरन और कैल्शियम हम इकट्ठे लेंगे तो वो दोनों एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे, आपके अंदर सिर्फ कैलोरीज जाएंगी, आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं आयरन कैल्शियम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वो मिलेंगे पाएंगे। तो किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? कौन से ऐसे लोग हैं आप समझते कि ये लोग जापानी फल ना खाएं? जापानी फल सब लोग खा सकते हैं। मैंने जैसे बताया डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा, शुगर को बढ़ने नहीं देता, उसको नॉर्मल रेंज में कम रखता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ने देता है। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे। इसके अलावा जिनको हाइपरटेंशन का इशू रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, उनके लिए जापानी फल बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें टैनिक एसिड हमारे पास अच्छी मिकदार में है। इसके अलावा गुर्दे के जो पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा बस अवॉइड कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा होता है। वो अगर पोटेशियम ज़्यादा लेंगे तो उनकी किडनीज पर लोड पड़ेगा, जब लोड पड़ेगा तो किडनीज खराब काम करेंगी और पोटेशियम लेवल्स बढ़ जाएंगे। ओके आपा, मुझे ये बताएं, एक तो कुलसूम ने जो सवाल किया आंखों के गिर्द काले धब्बे मोटे बन जाते हैं, छोटे से होते होते बड़े हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है? और आपको क्या लगता है आपा कि कौन कौन सी बीमारी के वाले लोग होते हैं जिनको ये अवॉइड करना चाहिए जापानी फल? और कैंसर से रिलेटेड, और ख़ासतौर पे अगर ख़वातीन की बात करूँ, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड ख़वातीन, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है या फिर उन्हें नहीं खाना चाहिए? अच्छा मैं आपको बारी बारी से जवाब दे देती हूँ। जो मेरी बहन ने फ़ोन किया था, वायरल वॉट्स हैं इसलिए उनको जला दिए होंगे, फिर वो दोबारा आ जाते हैं। तो एक बूटी है चराइता, वो रात को भिगोएं, सुबह ले लें, अपना जिगर साफ़ रखें और एक्सटर्नली केले के छिलके में कैस्टर ऑयल मिक्स करके जहाँ जहाँ आपको ये मौके बन रहे हैं वहाँ लगाएं, और या प्याज के अर्क में नमक मिलाकर कॉटन बड से इस सिर्फ आपके जो मौके हैं उसके ऊपर लगाएं, आस्ते आस्ते ख़त्म होंगे। ठीक है। किनको नहीं खाना चाहिए? जो हाइपरटेंसिव है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ऑल्दो कि इसमें आयरन होता है लेकिन ये कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को कम करती है। जो प्रेग्नेंट खवातीन है और उनका जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उनके लिए फिर ये है कि वो जापानी फल को ना खाएं तो बेहतर है। या हाइपोग्लिसरीमिया, जिनका शुगर जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, उनको मेरे नज़रिए से जापानी फल को अवॉइड करना चाहिए, ये जापानी फल नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अच्छा तीसरा सवाल आपने कहा ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेरे नज़रिए के मुताबिक बहुत अच्छा फल है, ठीक है, इसको खाना चाहिए। चलिए ठीक है आपा, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। सबसे अच्छा आपा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में इससे मुतालिक मज़ीद भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपा, आपके कीमती वक्त का जोहा, थैंक यू सो मच। आपने भी हमें ज्वाइन किया, मुझे भी इजाज़त दीजिए और सुबह के इस शो से मुतालिक फीडबैक हमें ट्विटर फेसबुक पेज पे जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।